बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ दुआ फ़ातिमा और आज हमारा जो इतने दिनों बाद जो हमारी सीरीज़ फिर से कंटिन्यू होने लगी है, ठीक है, उसमें जो आज हमारा न्यू चैप्टर स्टार्ट होने लगा है दैट इज़ बायो एनर्जेटिक्स। ठीक है, बायो मीन्स लाइफ एंड एनर्जेटिक्स मीन्स एनर्जी। ठीक है, एनर्जी की कन्वर्जन या एनर्जी के जो रिलेशनशिप्स हैं इन ह्यूमन लाइफ, उसकी जो हम बात करेंगे, इट इज़ ऑल अबाउट इन बायोएनर्जेटिक्स। सबसे पहले जो हमारे पास इसका जो प्रोसेस है वो हम स्टडी करने जा रहे हैं, दैट इज़ फोटोसिंथेसिस। सिंथेसिस, ठीक है। फोटोसिंथेसिस की अब हमारे पास एक इक्वेशन है जिसमें ये हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर होती है। सनलाइट की प्रेजेंस में हमारे पास क्या होता है, बनता है ग्लूकोज। ठीक है, इसके अलावा ऑक्सीजन बनती है। अब इस सिर्फ ये इक्वेशन ही ना इससे आप समझिए, इसमें ही बहुत से एमसीक्यूज पूछ लिए जाते हैं। लाइक जो हमारे पास यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड है, ये एक रिड्यूस होता है। ठीक है, इसकी रिडक्शन होती है। और जो हमारे पास वाटर है ये ऑक्सीडाइज होता है। ठीक है, इसके बाद अगर हम ग्लूकोज की बात करें तो ग्लूकोज में हमारे पास जो इसका फॉर्मूला होता है वो होता है C6H12O6। ठीक है, इसमें ये जो ऑक्सीजन है ना हमारे पास, ये आता है कार्बन डाइऑक्साइड से। ये सारे इसके एमसीक्यूज हैं। ओके, पूछ लेते हैं कि ग्लूकोज में फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में जो ग्लूकोज में ऑक्सीजन आया है वो इनमें से कहाँ से आया है। ठीक है, ऑक्सीजन एक बाय प्रोडक्ट है इस इक्वेशन में। इसके अलावा यहाँ पे हमारे पास वाटर एक ऐसा जो है ना रिएक्टेंट है जो एज अ रिएक्टेंट भी इस्तेमाल होता है, और इसके अलावा ये एज अ प्रोडक्ट भी हमारे पास जो है ना प्रोड्यूस होता है। फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में हमारे पास प्रोडक्ट के तौर पे भी थोड़ा सा निकलता है। ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ये जो हमारे पास रिएक्टेंट्स है ना, ये क्या होते हैं, इनऑर्गेनिक होते हैं। ठीक है, दूसरा ये हमारे पास पुअर एनर्जी कंपाउंड्स होते हैं। एंड थर्ड इज ये हमारे पास ऑक्सीडाइज कंपाउंड्स होते हैं कार्बन और हाइड्रोजन के। ठीक है, ऑक्सीडाइज कंपाउंड्स ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। ठीक है, और जो हमारे पास प्रोडक्ट है ग्लूकोज, ये क्या होता है, ये हमारे पास ऑर्गेनिक होता है, एनर्जी रिच होता है। इसके अलावा ये हमारे पास रिड्यूस्ड कंपोनेंट है कार्बन डाइऑक्साइड का। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट फोटोसिंथेसिस। ठीक है, और मैंने काफ़ी दिनों से वीडियो नहीं थी चढ़ाई है, उसकी एक रीज़न थी, थोड़ी सी मैं डीमोटिवेट हो गई थी क्योंकि इतने बिजी शेड्यूल से जो है ना टाइम निकाल के मैं बड़ी मेहनत से वीडियो चढ़ाती थी, लेकिन अपलोड करने के बावजूद भी मुझे वो रिस्पॉन्स नहीं था मिल रहा। लेकिन ये है कि अब मैंने दोबारा से कंटिन्यू किया है, तो उम्मीद है आपका रिस्पॉन्स अच्छा होगा, और अगर नहीं भी होगा तो फिर भी मैं इंशाल्लाह वीडियो ज़रूर अपलोड करूँगी। ओके जी, तो नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है ना वो है लाइट रिएक्शन। आपने परेशान नहीं होना, वो जी बीच में जो टॉपिक्स मैंने नहीं अभी करवाए वो मैं लास्ट पे करवाऊँगी। ठीक है, ये है लाइट रिएक्शन। लाइट रिएक्शन की हमारे पास एक जो है ना इक्वेशन है जिसमें क्या होता है, वाटर होता है प्लस हमारे पास सनलाइट है, ये हमारे पास कन्वर्ट होते हैं एटीपी,
NADPH और ऑक्सीजन। ठीक है, लाइट रिएक्शन कहाँ पे मतलब ये किस जगह पे होता है, इसकी लोकेशन क्या है, ये इन द थैलाकोइड मेम्ब्रेन। ठीक है, थैलाकोइड मेम्ब्रेन में ये होता है। इसके अलावा इसकी अगर हम देखें तो लाइट रिएक्शन में होता है क्या कि हमारे पास जो लाइट एनर्जी है वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। केमिकल एनर्जी। ठीक है जी, तो अब यहाँ पे जो हमारे पास सनलाइट यूज़ हो रही है ना, ये सनलाइट असल में इसका काम क्या है, ये एक्टिवेट करती है क्लोरोफिल को। ठीक है, टू एक्टिवेट, मैं ये नीचे लिख देती हूँ। ठीक है, सनलाइट यूज़ होती है टू एक्टिवेट क्लोरोफिल। ये एमसीक्यू है। ठीक है जी, ये हमारे पास इसका लाइट रिएक्शन का हो गया। अब लाइट रिएक्शन में हमारे पास नॉन साइक्लिक और साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन है ना, वो अब हम करने जा रहे हैं। तो उसकी डायग्राम है, मैं ज़रा वो बना के फिर कंटिन्यू करती हूँ जी। तो ये हमने यहाँ पे लाइट रिएक्शन की थोड़ी सी डायग्राम बनाई है। ये वैसे नहीं है जो बुक पे है, लेकिन ये इंतहाई इम्पोर्टेंट है और इसमें जो बहुत से एमसीक्यूज़ होते हैं। ठीक है जी, अब ये देखिए, इसमें हमारे पास जो ये फोटो सिस्टम 2 है और ये है फोटो सिस्टम 1। जो फोटो सिस्टम 2 होता है उसमें हमारे पास जो वेवलेंथ है वो 680 नैनोमीटर की है और जो फोटो सिस्टम 1 है उसमें 700 नैनोमीटर की है। ठीक है, अब जो इसमें है ना हमारे पास क्लोरोफिल A, B और कैरोटीनॉइड्स प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पे भी यही सीन है, क्लोरोफिल A, B और कैरोटीनॉइड। यहाँ पे मैं सिर्फ कैरोटीनॉइड लिख रही हूँ ताकि आपको पता चल जाए, कैरोटीनॉइड्स होते हैं। ठीक है जी, अब यहाँ पे ये अलग से ये क्लोरोफिल A में, क्लोरोफिल A हो गया। ठीक है, ये भी क्लोरोफिल A। अब मैं आपको इन दोनों में डिफरेंस बताती हूँ। ये देखें, इस तरह से ये होता है। चलिए, अब होता क्या है कि हमारे पास ये जो है ना एंटीना कम्प्लेक्स है। ठीक है, इसको अगर हम अब कर लें एंटीना कम्प्लेक्स, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ। ठीक है, ये एंटीना कम्प्लेक्स है। हमारे पास जो यहाँ पे हमारे पास जो क्लोरोफिल A है ना, ये जो फोटो सिस्टम 1 है, इधर हमारे पास 3 पॉलीटाइड न्यूक्लियोटाइड होते हैं। 3 पॉलीपेप्टाइड जो है ना नेचर के होते हैं। यहाँ पे जो फोटो सिस्टम 1 है, यहाँ पे होता है CP43 प्रेजेंट होता है। वो ज़्यादा डिटेल में चला जाते हैं, लेकिन चलें, यहाँ पे जो है ना ये हमारे पास CP43, इसमें 3 पॉलीपेप्टाइड होते हैं। ठीक है, और जो हमारे पास क्लोरोफिल जो फोटो सिस्टम 2 है ना, यहाँ पे PSA होता है और PSAB होता है। ये हमारे पास जो है ना इसमें 4 पॉलीपेप्टाइड्स होते हैं। ठीक है, ये 3 पॉलीपेप्टाइड नेचर का होता है और ये हमारे पास क्या है जी, ये 4 पॉलीपेप्टाइड नेचर का होता है। ठीक है, सबसे पहले अगर इसका हम प्रोसेस देखें तो हमारे पास जो है ना 2 जो है ना फोटोन आते हैं बाहर से। ठीक है, 2 फोटोन आए बाहर से, कहाँ पे आए, वो डायरेक्ट आए एंटीना, इसमें एंटीना कम्प्लेक्स में। एंटीना कम्प्लेक्स से वो होते हुए गए क्लोरोफिल A में, क्लोरोफिल A से प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर में। प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर जो फोटो सिस्टम 2 का है ना, इसे कहा जाता है, इसे नाम दिया जाता है, इसे मैं सेट कर लूँ यहाँ पे जी, इसे कहा जाता है फियोफाइटिन। ठीक है, जो फियोफाइटिन है ना, इसे इसका नाम दिया जाता है, ये प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर से हमारे पास आते हैं प्लास्टोक्विनोन में। प्लास्टोक्विनोन में जब ये,
ठीक है। प्लास्टोक्विनोन में हमारे पास 2 फोटोन आ गए। प्लास्टोक्विनोन के पास जब 2 फोटोन आए ना, इसने ऊपर स्ट्रोमा से 2 जो है ना हाइड्रोजन आयंस लिए, 2 हाइड्रोजन स्ट्रोमा से लेके इसने ल्यूमन में छोड़ दिए। ठीक है। इसी तरह ये फिर क्यों इसने ऐसे किया कि इसके पास जब 2 फोटोन आते हैं तो इसमें फोटोन की जो है ना अमाउंट ज़्यादा हो जाती है, तो उसको बैलेंस करने के लिए उन 2 इलेक्ट्रॉन्स के 2 फोटोन्स के जो हमारे पास वो है ना उसका नंबर, उसको बैलेंस करने के लिए ये स्ट्रोमा से हमारे पास 2 जो है ना वो लेता है, हाइड्रोजन आयंस लेता है, जो 2 प्रोटॉन्स लेता है, इसे हाइड्रोजन आयन कहते हैं, प्रोटॉन जो भी है। ठीक है। वो ल्यूमन में छोड़ देता है वहाँ से लेके। ठीक है। जब ये ल्यूमन में 2 हाइड्रोजन आयन आते हैं तो ये 2 फोटोन्स को पास कर देता है साइटोक्रोम B6 में और साइटोक्रोम F में। साइटोक्रोम में जो B6 और F है ना, ये भी 2 हाइड्रोजन आयंस लेते हैं ऊपर से और इसको छोड़ देते हैं ल्यूमन में। ठीक है। ल्यूमन में आ गए। फिर ये 2 फोटोन जब ये 2 हाइड्रोजन को ल्यूमन में पास कर देते हैं तो नेक्स्ट 2 फोटोन हमारे पास प्लास्टोसायनिन में आ जाते हैं। प्लास्टोसायनिन आपने याद रखना है, ये एक कॉपर कंटेनिंग प्रोटीन है। ये जो लाइन्स है बुक में लिखी हुई है तो मैं यहाँ पे नहीं लिख रही, अभी मैं आपको मेन कुछ जो है ना चीज़ें कॉन्सेप्ट समझा रही हूँ। ठीक है। अगर मैं कुछ नहीं लिख रही, बोल रही हूँ, तो मैं हमेशा कहती हूँ वो आपने ज़रूर लिख लेना। ठीक है। अच्छा जी, सायनिन के पास जब 2 फोटोन आए ना, उनने उन 2 इलेक्ट्रॉन्स को भेज दिया यहाँ पे एंटीना कम्प्लेक्स जो सेकंड है फोटोसिस्टम 1 का जो एंटीना कम्प्लेक्स है वहाँ से क्लोरोफिल A में गए, फिर वहाँ से प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर में आ गए। यहाँ पे इसको नाम दिया जाता है A0 का, विच इज़ क्लोरोफिल। ठीक है। इसे A0 का नाम दिया जाता है। अब जो PS है ये 2 फोटोन को एब्जॉर्ब कर सकते हैं। यहाँ से जैसे ये 2 फोटोन एब्जॉर्ब कर रहा है तो यहाँ से भी इसमें भी ये 2 फोटोन की कैपेसिटी होती है, तो इसलिए ये भी 2 फोटोन आगे से एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है जी। अब ल्यूमन में जो हमारे पास 2 हाइड्रोजन आयंस आए हैं ना, ये आगे से हमारे पास क्या करते हैं, केमियोस्मोसिस करते हुए ये ATP सिंथेस में आते हैं, लाइक इस तरह से। ठीक है। ये इधर आ जाएंगे ATP सिंथेस में आते हुए, फिर ये हमारे पास ATP सिंथेस की मदद से गुजरते हुए ना ATP बना देंगे। लाइक ADP बंद होता है, ADP के साथ आके ये हमारे पास ADP को ATP में कन्वर्ट कर देंगे। एक ATP हमारे पास बन गया। ये जो सारा प्रोसेस होता है इसे कहते हैं केमियोस्मोसिस, जब ये ATP सिंथेस से होते हुए ATP बनाते हैं। ठीक है जी। इसके अलावा अब यहाँ पे एक मेन पॉइंट भी है, ये ज़रा यहाँ पे अब जगह नहीं है, मैं यहाँ से आगे AO क्लोरोफिल से नेक्स्ट हमारे पास जो प्रोसेस होता है मैं वो यहाँ पे बना रही हूँ। ठीक है। क्या होता है हमारे पास कि AO क्लोरोफिल में आया, वहाँ से ये हमारे पास जो है ना AO से हमारे पास A0 से होता है, वहाँ हमारे पास ये जाएगा फेरिडॉक्सिन में। बीच में इसके बहुत से कम्प्लेक्सेस आते हैं, वो बहुत मेजर हाई लेवल की स्टडी है। इसमें A1 आता है, FeSX आएगा, फिर FeSA, FeSB, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से पूरी चेन एक होती है। लेकिन मैं आपको मेन चीज़ें यहाँ पे बता रही हूँ। जब ये फेरिडॉक्सिन विच इज़ एन आयरन कंटेनिंग प्रोटीन, ठीक है, फेरिडॉक्सिन से यहाँ पे हमारे पास ये आएगा NADP रिडक्टेज में आएगा। रिडक्टेज में आ गया। ठीक है। यहाँ पे हमारे पास इसे जो है ना फ्लेविप्रोटीन भी कहा जाता है। NADP रिडक्टेज को फ्लेवोप्रोटीन भी कहा जाता है। लाइक अगर पूछ लें कि हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन फेरिडॉक्सिन से नेक्स्ट कहाँ पे जाते हैं तो NADP रिडक्टेज का नाम ना हो तो हम फ्लेवोप्रोटीन जरूर गिवन होगा। ठीक है। एक फ्लेवोप्रोटीन है। ठीक है। वहाँ से NADP रिडक्टेज से हमारे पास क्या होता है कि NADP H और H2 मतलब अलग हो जाते हैं। ये पूरी एक चेन होती है। ठीक है ना। लेकिन ये मैंने आपको शॉर्टकट में मेन चीज़ें बता दी है, NADPH2। ठीक है। जो ये हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन आयन पहले आते हैं NADPH। ठीक है। डी तो मैंने लिखा ही नहीं। ठीक है। ये DPH हो गया। ये हमारे पास इसका पूरा हो जाता है। और ये जो सारी चेन चलती है ना, इसको इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट हो रहा है ना, इसलिए इस चेन को इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कहा जाता है।
ये तो हमारे पास ये सारा उसकी साइकिल हो गया कि पहले इलेक्ट्रॉन हमारे पास आए, 2 फोटोन क्लोरोफिल ए में, मतलब उसके एंटीना कॉम्प्लेक्स में फोटोसिस्टम 1 2 के, फिर वहाँ से सारा होते हुए फियोफाइटिन से होते हुए प्लास्टोक्विनोन साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्सेस में, फिर प्लास्टोसाइनिन में, ये सारी इसकी चेंज चली, ठीक है। एटीपी भी प्रोड्यूस हो गया। अब इससे रिलेटेड कुछ साइक्लिक और नॉन साइक्लिक से रिलेटेड इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं, वो भी मैं आपको करवा देती हूँ। उम्मीद है ये समझ आ गई होगी आपको सारी। ओके जी, तो नेक्स्ट अगर अब हम देखें इसका, तो आपने ये याद रखना है कि मिनिमम हमारे पास जो है ना 3 हाइड्रोजन आइंस जो होते हैं, मिनिमम की बात कर रही हूँ, वो एक एटीपी प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। 3 हाइड्रोजन आयन से एक एटीपी, ठीक है। दूसरा हमारे पास ये आपने याद रखना कि एक जो वाटर है ना, उसमें हमारे पास एक एटीपी बनता है। कैसे? अभी तो मैंने कहा कि 3 हाइड्रोजन से एक एटीपी बनता है। मिनिमम की मैं बात कर रही हूँ कि 3 हाइड्रोजन आयंस हो तो एक एटीपी बनता है, लेकिन वाटर भी तो 2 देता है, तो 2 से भी एक एटीपी बन ही जाता है, ठीक है। अगर हमसे पूछें वो वाटर और एटीपी की रेशियो बताएं, तो इसकी रेशियो है 1:1 के, एक वाटर से एक एटीपी, ठीक है। इसके बाद अगर हम देखें तो एक जो वाटर है ना, वो हमारे पास एक ऑक्सीजन देता है, ठीक है। तो जो 2 वाटर होंगे, इजी वे में अगर हम कर लें, तो वो एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल देंगे, ठीक है। तो ऑक्सीजन की और जो वाटर की रेशियो है वो है 2:1, कि 2 वाटर के मॉलिक्यूल होंगे तो एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल, ठीक है। इसके बाद एक लाइन आती है, 1 फोटोन एक्साइट्स ओनली 1 इलेक्ट्रॉन। एक्साइट्स 1 इलेक्ट्रॉन, यानी कि एक जो फोटोन है वो सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन को एक्साइट कर सकता है, ठीक है। एक और है कि क्लोरोफिल जो है ना, वो एक्ट करता है एज एन एनर्जी कन्वर्टर, यानी कि एनर्जी जो कन्वर्ट होती है वो क्लोरोफिल करता है, क्योंकि क्लोरोफिल हमारे पास फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में जो है ना, वो एज एन एक्टिवेटर काम कर रहा होता है। तो क्योंकि वो एक्टिवेट करने के लिए जो है ना यूज़ होता है, इसीलिए जो है ना हमारे पास इसे एनर्जी कन्वर्टर कहा जाता है। यानी कि जो वाटर है ना, लाइक हमारे पास, जैसे मैंने आपको पहले बताया है कि जो वाटर और सनलाइट होती है लाइट रिएक्शन की, उसमें इक्वेशन में कि वाटर और सनलाइट रिक्वायर होता है, तो सनलाइट को एक्टिवेट करने के लिए क्लोरोफिल, यानी कि उसकी एनर्जी को नेक्स्ट कन्वर्ट करने के लिए, कि सनलाइट अपनी एनर्जी को कन्वर्ट कर ले, उसके लिए क्लोरोफिल होता है, ठीक है। तो ये ऐसे कि एमसीक्यूज़ की लाइन है, ये आ चुके हैं एमसीक्यूज़, तो ये इसलिए मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है जी। इसके बाद अगर हम एटीपी की अगर बात करें ना, तो एक कंप्लीट जो जैसे मैंने अभी आपको वो साइकिल करवाया, तो इसमें हमारे पास जो है ना, उसे जो कंप्लीट साइकिल होता है, ये जो मैंने आपको अभी साइकिल करवाया है, उसे कहते हैं नॉन साइक्लिक, वो नॉन साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन है, ठीक है। और एक जो नॉन साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन है, इसे जी स्कीम भी कहा जाता है। जी स्कीम क्यों कहा जाता है? कुछ लोग कहते हैं कि लाइक कुछ टीचर्स ये पढ़ाते हैं कि वो इस तरह से जी शेप में उसकी बनी होती है, शेप जैसे बुक में भी हमारी बनी होती है, इसलिए से जी, लेकिन असल में से जी इसलिए कहा जाता है कि जो मूवमेंट, इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट होती है वो जिग-जैग पाथ में होती है, इसलिए उसे जी स्कीम कहा जाता है, ना कि इसलिए कि उसकी इस तरह से शेप हमारे पास बुक में डायग्राम में दी हुई है, नहीं, क्योंकि उसकी इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट जिग-जैग होती है, ठीक है। इसके अलावा कुछ मैथमेटिकल टर्म्स हैं, ये आपने याद रखनी है कि जो एक जो नॉन साइक्लिक है ना, वो हमारे पास इसकी एज अ रिजल्ट कितने हमारे पास एटीपी या एनएडीपीएच प्रोड्यूस होता है, तो एक नॉन साइक्लिक से हमारे पास एक एटीपी प्रोड्यूस होता है, प्लस हमारे पास एक ही एनएडीपीएच प्रोड्यूस होता है, ठीक है। तो एक ग्लूकोज के लिए हमें कितना चाहिए? एक ग्लूकोज में ना हमारे पास 18 एटीपी होने चाहिए और हमारे पास 12 एनएडीपीएच होने चाहिए एक ग्लूकोज बनाने के लिए।
तो समझ नहीं आई। देखिए मैं आपको समझाती हूँ। एक ग्लूकोज हमने बनाना है, असल में हमारा मकसद तो ग्लूकोज बनाना है। एक ग्लूकोज बनाने के लिए उन्होंने कहा है कि 18 एटीपी और 12 एनएडीपी चाहिए। हमारे पास एक कैलकुलेटेड अमाउंट उन्होंने हमें दे दी। नॉन साइक्लिक चले तो 1 एटीपी 1 एनएडीपीएच। इस लिहाज से हमारे पास जो है ना, हमें एनएडीपीएच ज़्यादा नहीं चाहिए भाई, 12 ही चाहिए, ठीक है ना। तो हमने क्या कहते हैं कि 12 हमारे पास नॉन साइक्लिक चलती हैं, तो 12 एटीपी और 12 एनएडीपीएच प्रोड्यूस होंगे, ठीक है ना। लेकिन हमारे पास फिर भी एटीपी कंप्लीट नहीं होते, तो जो उन एटीपी की जो वैल्यू है, उसकी जो अमाउंट है, उसको कंप्लीट करने के लिए हमारे पास जो फॉस्फोराइलेशन है वो नॉन साइक्लिक से साइक्लिक में कन्वर्ट हो जाती है। साइक्लिक में क्या होता है कि जो एक साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन होती है ना, ये मैं इसी तरह से लिख रही हूँ, ठीक है ना। उसमें क्या होता है, हमारे पास कितने एटीपी प्रोड्यूस होते हैं एक साइक्लिक में, हाफ करके हम करेंगे, लाइक इसमें समझ रहे 0.5 हमारे पास। ये एग्जैक्ट इसकी रेशियो नहीं होती। इसमें असल में ना उन्होंने सिर्फ हमारे पास जो है ना दिया होता है एक नॉन साइक्लिक और साइक्लिक की रेशियो एक गिवन है, वो ये है कि मैं वो भी आपको बात करवाती हूँ। लेकिन आप अभी एक जो है ना इमेजिन कर लें कि नॉन साइक्लिक में, जो साइक्लिक में हमारे पास 0.5 एटीपी प्रोड्यूस हो रहा है, यानी कि हमारे पास जो है ना 12 हमें नॉन साइक्लिक चाहिए और हमारे पास 12 ही हमें साइक्लिक चाहिए। जब 12 साइक्लिक होंगे तो 6 ये भी पूरे हो जाएंगे और 12 एटीपी और 12 एनएडीपी यहाँ से, यानी कि एक ग्लूकोज के लिए हमें 12 नॉन साइक्लिक और 12 ही साइक्लिक चाहिए, ठीक है। इसके बाद अगर मैं साइक्लिक का अगर आपको सिर्फ पाथवे करवा दूँ ना, जो आता है, ठीक है, कि उसका पाथवे बता देंगे, उसका पाथवे क्या है, तो वो ये होता है कि प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर से ना हमारे पास जो फोटोसिस्टम 1 का जो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है, ठीक है, वहाँ से हमारे पास एक फेरेटॉक्सिन होता है यहाँ पे लगा हुआ साइड पे, वहाँ पे आता है इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, वहाँ से हमारे पास साइटोक्रोम में आएंगे, साइटोक्रोम से ही प्लास्टोसायनिन में, प्लास्टोसायनिन से फिर फोटोसिस्टम 1 में, और फोटोसिस्टम 1 से फिर प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। ये इसका एक साइकिल चलता है, जो नॉन साइक्लिक से जब साइक्लिक में कन्वर्ट होती है तो ये एक साइकिल चलता है, ठीक है। अब ये याद रखें कि एटीपी की डेफिशिएंसी की वजह से नॉन साइक्लिक साइक्लिक में कन्वर्ट होती है, ठीक है, और एनएडीपीएच या किसी और चीज़ की डेफिशिएंसी नहीं होती, सिर्फ एटीपी कम होता है, इसीलिए हमारे पास ग्लूकोज बनाने के लिए जो नॉन साइक्लिक है ना वो साइक्लिक में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं साइक्लिक प्रोसेस की बात करूँ ना, तो साइक्लिक में हमारे पास कुछ प्रोसेस है जो स्टॉप हो जाते हैं, तो ये पूछ लिया जाता है कि उसकी कौन सी चीज़ें हैं जो स्टॉप हो जाती है साइक्लिक में हमारे पास। साइक्लिक में हमारे पास क्या है, वाटर की जो ब्रेकडाउन है, फोटोलाइसिस जो है ना वो स्टॉप हो जाती है। ये सारी चीज़ें जो रुक जाती है ना, मैं उसकी बात कर रही हूँ। ऑक्सीजन की जनरेशन, ऑक्सीजन प्रोड्यूस जो ना होती है ना वो रुक जाती है। एटीपी की फॉर्मेशन फ्रॉम प्लास्टोसायनिन से हमारे पास जा रहा है वो एटीपी जो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। प्लास्टोक्विनोन से जो बनता है वो नॉन साइक्लिक में बनता है, ठीक है। इसके अलावा एनएडीपीएच नहीं बनता, ये हमारे पास ऑलमोस्ट स्टॉप हो जाता है, ठीक है। इसके अलावा जो हमारे पास साइक्लिक है ना, इसमें सिर्फ फोटोसिस्टम 1 यूटिलाइज होता है, 2 नहीं यूटिलाइज होता। ठीक है जी। इसके बाद अगर हमसे साइक्लिक और नॉन साइक्लिक की रेशियो पूछ ली जाए कि आप उनकी भाई रेशियो बताएंगे वो क्या होती है, तो ये नॉन साइक्लिक है, रेशियो साइक्लिक। नॉन साइक्लिक 1 होती है तो ये हमारे पास 0.5 हो जाएगी। अगर ये 3 है तो ये 2.5, लाइक कि सिर्फ 0.5, ये नहीं कि हाफ होती है, ये नॉन साइक्लिक से 0.5 सिर्फ कम होती है, आधा उससे कम होती है। अगर ये 1.5 है तो ये 1 हो जाएगी, ये इसकी रेशियो होती है। उम्मीद है ये आपको समझ आ गई होगी। लाइक अगर ये 2 है तो फिर क्या होगी, ये 1.5 हो जाएगी। ये इसका ये नहीं कि कोई भी वो कह देंगे हमारे पास 12 नॉन साइक्लिक हुई है, तो साइक्लिक कितनी हुई
11.5 हो जाएगी, ये इसका होता है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो है ना वाटर की अगर मैं बात करूँ तो 12 दफ़ा टूटता है। फोटोलाइसिस वाटर की 12 दफ़ा हुई तो 12 नॉन साइक्लिक चलती हैं, तो 12 एटीपी प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, ये आपने ये याद रखना है कि फोटोलाइसिस भी 12 दफ़ा होती है। मैं लिखती रही लेकिन आपको याद रखना है। ठीक है जी, उसके अलावा कौन सी प्रोटीन है जो वाटर को ना, मैं लिख देती, चलो H2O जो है ना हमारे पास ब्रेक होता है 12 टाइम, तो 12 वो हमारे पास चलती है। ठीक है, H2O को ब्रेक कराने के लिए जो प्रोटीन हमारे पास है उसे जी प्रोटीन कहते हैं। ये भी MCQs पूछ लिया जाता है। ठीक है जी, ये हमारे पास इसका नॉन साइक्लिक और साइक्लिक हो गया। इसके बाद एक जो है ना MCQs पूछा जाता है कि जो हमारे पास सबसे पहले जो नॉन साइक्लिक स्टार्ट हुई है वहाँ पे 2 फोटोन हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, वो कहाँ से आते हैं मैं आपको बताती हूँ। वाटर जो है ना टूटता है, 2 इलेक्ट्रॉन निकले, मैग्नीज प्रोटीन में आए, मैग्नीज प्रोटीन से टूट के कहाँ पे आए, टायरोसिन में। टायरोसिन से हमारे पास गए फोटोसिस्टम 2 में, रिएक्शन सेंटर जो उसका एंटीना कॉम्प्लेक्स रिएक्शन सेंटर है वहाँ पे तो आए। ठीक है जी, अब MCQs इस तरह से पूछा जाता है कि फोटो सिस्टम में जो डायरेक्टली इलेक्ट्रॉन है वो कैसे पास हुए, किसने मतलब जो है दिए। तो आपने ये याद रखना है, अगर MCQs में वो पूछ ले कि कौन सा प्रोटीन मोनोमर था, मोनोमर, अगर मोनोमर की बात हो रही हो तो आपने आंसर लगाना है टायरोसिन से हमारे पास इलेक्ट्रॉन फोटो सिस्टम 2 में गए। अगर सिर्फ प्रोटीन की बात हो रही है तो मैग्नीज आपने आंसर लगाना है। ठीक है जी, ये मैग्नीज सिर्फ प्रोटीन, लेकिन अगर मोनोमर का वर्ड आ गया है तो टायरोसिन से 2 इलेक्ट्रॉन दिए। ठीक है, इसके अलावा जो एक MCQs है कि वाटर किस यानी कि फोटोलाइसिस कौन से पार्ट में होती है, तो थैलाकोइड की जो इंटीरियर स्पेस होती है वहाँ पे हमारे पास जो है ना फोटोलाइसिस ऑफ वाटर होती है। थैलाकोइड में क्या होता है, वाटर की ब्रेकडाउन। ठीक है जी, तो दिस इज ऑल अबाउट नॉन साइक्लिक एंड साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन। उम्मीद है आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा, सब कुछ समझ आ गया होगा। अगर ना आया हो तो आप मुझसे दोबारा भी पूछ सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।